Good morning, dear students. Today you will read chapter number 2 of your supplementary book, that is Bringing Up Kari. Kari, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. Kari doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day. Playful and sensitive, Kari saves a boy from drowning. It is about the chapter. Now we will have a look to the chapter. Kari the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. The author is telling that the Kari the elephant was only 5 months old when author got it. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. And at that time author जो था वो सिर्फ 9 years old था जब वो करी के बैक तक आता था, जब वो अपने टिप्टो मीन्स द टो एंड फिंगर्स ऑफ योर लेग्स, उन पे जब वो फीट जो खड़ा होता था. ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. लगभग 2 साल तक जो करी था वो उतना ही बड़ा रहा. वी ग्रीव टुगेदर, हम साथ में बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was. The author is telling because author and Kari grew up together, so author not never realized that how tall Kari was. He lived in a pavilion. The place where he lived was a pavilion under a thatched. एक thatched मतलब जैसा आपने गांव में जो पहले छत बनती थी वो जो जिसमें घास फूस से छत बनाते थे, that is thatched roof which rested on थिक ट्री स्टम्प्स. जो थिक ट्री स्टम्प्स और जो ट्री के ट्रंक्स होते थे उस पर उनको लगाया जाता था, सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन, जब ताकि वो गिरे ना. जब करी जो था वहाँ पे अपने पोल्स, जब वो वहाँ से निकलता था तो करी का जो बैक था वो पोल से टच होता था, तो इस वजह से उसको थोड़ा मजबूत बनाया गया था कि करी के टच होने से वो गिर ना जाए. बिकॉज यू नो एलिफेंट इज़ वेरी बिग एंड वेरी पावरफुल एनिमल, सो दैट ही they make it in that way. One of the first things Kari did was to save the life of a boy. सबसे पहला काम जो करी ने किया था वो क्या किया था, उसने एक लड़के की लाइफ को सेव किया था. Kari did not eat much but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. करी बहुत ज़्यादा नहीं खाता था जो ऑथर है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कितना खाता था, उसको चाहिए था 40 pounds ऑफ ट्विग्स. ट्विग्स मीन्स आर द फ्रेश ब्रांचेज ऑफ अ ट्री एंड प्ले विद, जिसके और खाता था और उन्हीं के साथ वो खेलता था. एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. और डेली जो था वो ऑथर उस कारी को लेके जाता था रिवर के पास उसको नहलाने के लिए. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would be lie in the water for a long time. On coming out, his skin would be shining like a ebony, and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. वो क्या उसका रूटीन था, ऑथर करी को ले जाता था नदी के किनारे, वहाँ पे जो नदी की जो सैंड होती थी उससे उसके बैक पे रब करता था और करी जो था वहाँ आराम से लेट जाता था और लेटने के बाद फिर वो पानी में एक 1 आवर तक उसमें रहता था. उसके बाद जो उसकी स्किन थी बिल्कुल शाइनिंग हो जाती थी, बिल्कुल न्यू बॉर्न एलिफेंट की तरह. और उसके बाद जो था वो अब बहुत खुशी से अपने बैक को लेट के अपना जो ज़मीन पे पानी में रब करता था. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर. और उसके बाद ऑथर उसको कान पकड़ के बाहर लेके आता था पानी में से, क्योंकि ये जो है सबसे आसान तरीका है किसी भी एलिफेंट को लीड करने का, उसको उसका ओनर बनने का. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर. और फिर क्या करता था ऑथर जो था उसको वहीं पे करी को छोड़ के वो डीप फॉरेस्ट में जाता था करी के लिए जो था बहुत अच्छे अच्छे फ्रेश लीव्स लेने के लिए. फ्रेश लशियस मीन्स वेरी डिलीशियस वी कैन से. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. Hatchet means the weapon by which he used to cut the trees, the branches. और the author is telling us कि बहुत ज़्यादा sharp hatchet आपका होना चाहिए अगर आप जा रहे हैं किसी elephant के लिए branches लेने, because it takes an hour to sharpen the hatchet. उसको वो कह रहा है मुझे 1 घंटा लग जाता था अपने hatchet को sharp करने के लिए डेली.
क्योंकि अगर आपका जो ट्विग है, अगर आपकी जो ब्रांचेस आपने पेड़ उसके लिए तोड़ी हैं एलिफेंट के लिए, अगर वो म्यूटिलेटेड हो गई, मतलब अगर वो सही से नहीं कटी, अगर वो उनमें थोड़ा सा गैप है, या फिर उनका ना जो जिस पोर्शन से आपने काटी वहाँ पे बहुत सारे मार्क्स हैं, तो एलिफेंट उसको नहीं खाएगा. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी. ये बहुत आसान नहीं था कि करी के लिए मैं ट्विग्स जो था, ब्रांचेस और न्यू लीव्स और सैपलिंग्स मतलब होता है जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उनको मैं इकट्ठा करता. आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज. मुझे हर तरीके के पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था. टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स. क्यों पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था? ताकि वो करी के लिए बहुत ही नाजुक से, डेलिकेट से, टेंडर से ट्विग्स लेके आए. As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. What the author is telling कि उसको जो था जो बनियन ट्री के जो यंग ब्रांचेस थे वो उसको बहुत पसंद थे, बहुत उसको अच्छे लगते थे. लेकिन वो कैसे उड़ते थे? आपने बनियन ट्री देखा होगा, बरगद का पेड़ कैसा होता है? इट्स लाइक अ कैथेड्रल. कैथेड्रल मतलब होता है कोई महल. ऐसे एक महल के नहीं, आप अंदर जाते रूम के अंदर रूम होते हैं, रूम के अंदर रूम होते हैं, तो इट इज़ लाइक दैट. तो व्हाट ही इज सेइंग कि बिल्कुल वैसे ही मुझे बनियन ट्री का जो वो पेड़ से न्यू ब्रांचेस लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च when I suddenly heard Curry calling to me in the distance. What author is telling that one day in summer he was carrying those branches for Curry, and suddenly he heard some voice, and it was the voice of Curry. Curry was calling the author. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. I thought somebody was hurting him. So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him. But he was not there. What author is telling us कि क्योंकि अभी जो कारी था वो बहुत छोटा ही था, बहुत बड़ा एलिफेंट नहीं बना था, तो उसकी जो आवाज़ थी, जो चिल्लाने की आवाज़ थी, उससे मुझे समझ में आ रहा था कि ये किसी बड़े एलिफेंट की नहीं बल्कि छोटे एलिफेंट की आवाज़ है. और जल्दी से करी भाग के, जो ऑथर भाग के गया वहाँ पे जहाँ उसने करी को छोड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पे उसको करी नहीं मिला. आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम. ऑथर ने चारों तरफ देखा लेकिन वो करी को नहीं ढूंढ पाया. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस. देन ऑथर जो था वो जल्दी से पानी के किनारे गया और उसने देखा कि कुछ ब्लैक सी चीज़ें जो पानी के ऊपर स्ट्रगल कर रही है. देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. और फिर वही चीज़ जो पानी के ऊपर आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी वो थोड़ी सी ऊपर आई और उसने देखा कि वो करी की ही ट्रंक थी. आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग. आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ him since he was much higher than I. नाउ ऑथर को लगा कि जो कारी है वो पानी में डूब रहा है, लेकिन ऑथर बिल्कुल असहाय था, बिल्कुल हेल्पलेस था, वो कुछ नहीं कर सकता था. क्यों? क्योंकि उसके लिए उस एलिफेंट को बचाना बहुत मुश्किल था, जो कि जिसका वेट कितना था 400 pounds, और जो करी से बहुत ऊंचा था. लेकिन फिर क्या हुआ? और बट आई सॉ हिज ब्लैक राइज अबव the water, and the moment he caught my eye he began to trumpet and struggle up to the shore. फिर क्या हुआ? कारी ने देखा कि उसकी बैग जो थी वो भी पानी के ऊपर आ गई, और जैसे ही कारी ने ऑथर को देखा वो बहुत ज़ोर ज़ोर से पैर पटकने लगा और स्ट्रगल करने लगा सी शोर, जो शोर था, जो किनारा था वहाँ तक आने के लिए. Then still tempting, he pushed me into the water. As I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. He had not altogether touched the bottom but was somewhat afloat. फिर क्या हुआ? करी ने जल्दी से ऊपर आके एलिफेंट जो ऑथर था, ऑथर को पकड़ के और पानी में फेंक दिया. और पानी में फेंकने के बाद जब उसने पानी में फेंका तो फिर उस ऑथर ने देखा कि एक जो लड़का था, एक जो बच्चा था, वो पानी में डूब रहा था. वो सरफेस तक नहीं पहुंचा था लेकिन वो बीच में भी तैर रहा था. I came to the surface of the water to take my breath, and there Kari was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down.
नाउ व्हाट हैपेंड, ऑथर जो था वो उसको भी बहुत अच्छे से तैरना नहीं आता था। वो सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आया। जब वो ऊपर आया तो उसने देखा कि करी जो था वो बहुत ही ज़्यादा समझदार व्यक्ति की तरह उसने अपने पैर जो थे वो सैंड में फंसा के और अपनी ट्रंक जो थी उसको आगे बढ़ा के रखा हुआ था कि जैसे ही ये लोग पानी से निकलेंगे तो मैं एक जैसे एक मनुष्य का जो हाथ होता है उस तरीके से हाथ दे के इनको मैं अपनी तरफ खींच लूँगा। क्योंकि ऑथर एक बहुत अच्छा स्विमर नहीं था, ऑथर जैसे ही पानी में गया उस बच्चे को लेने के लिए, ऑथर जो था वो पानी के तेज बहाव से वो भी वहाँ पर बहने लगा। उसको लगा कि वो भी नीचे जा रहा है। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, करी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it, but it slipped. I found myself going under the water again. जैसे ही करी ने देखा कि अब तो वो बच्चा भी डूब रहा है, साथ में ऑथर भी डूब रहा है, तो करी जो वैसे बहुत नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत स्लो रहता है एलिफेंट, उसने इतनी ज़्यादा फास्टली वो जल्दी से पानी में गया और उसने अपनी ट्रंक जो थी वो ऑथर की तरफ बढ़ा दी ताकि ऑथर उसको पकड़ के बाहर आ जाए। ऑथर ने जल्दी से कोशिश की अपना हाथ बढ़ा के उसकी ट्रंक पकड़ने की, बट बिकॉज देवर इन द वाटर तो वो उस ऑथर के हाथ से स्लिप हो गई और फिर से ऑथर जो था गहरे पानी में जाने लगा। But this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and I doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. नाउ ऑथर इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट। ऑथर फिर डूबने लगा। जब वो पानी में अंदर गया तो उसने महसूस किया कि जो पानी का जो ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था। तो जैसे ही वो पानी में गया उसने अपने पैर को पानी में ज़ोर से मारा तो क्या हुआ, अपवर्ड फोर्स आया। आपको मालूम है ना, आप लोग साइंस में पढ़ते हो, जब आप किसी भी चीज़ को फोर्स फुली आप पुश करते हो तो उसका बैकवर्ड फोर्स लगता है। तो जैसे ही ऑथर ने नीचे पानी में अपना पैर मारा उतने ही फोर्स के साथ वो ऊपर आया, बिल्कुल एक एरो की तरह। और इन सब चीज़ों के दौरान ऑथर जो था उस लड़के को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक। और जैसे ही उसकी बॉडी पानी से ऊपर आई उसको महसूस हुआ कि उसके गले के आसपास कुछ फंसा हुआ है। लैसो मीन्स समथिंग लाइक अ रोप। दैट दिस फ्राइटेंड मी। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी। फिर उसको क्या लगा कि ये कुछ पानी वाला कोई एनिमल है, कोई क्रिएचर है जो मुझे अभी पूरा खा लेगा, पूरी निगल लेगा। वो डर गया। फिर आई हर्ड करी स्क्वीलिंग एंड आई न्यू इट वॉज द ट्रंक अबाउट माई नेक। ही पुल्ड अस बोथ अश्योर। फिर क्या हुआ, फिर ऑथर को रियलाइज़ हुआ कि जो गले में उसके कुछ राउंड राउंड था वो करी की ट्रंक थी और करी ने उन दोनों को खींच के पानी के बाहर ले आया था। In this way, we have seen how sensitive and how intelligent the curry is. Now, curry becomes fond of ripe bananas. अब जैसे curry बड़ा हुआ तो उसको ripe bananas बहुत अच्छे लगने लगे. He believes in self-help, much to the discomfort of his friend. With quaint dignity, curry accepts the chiding he knows he deserves. Now, we will see in the next page that how curry did some mischievousness and how he realized that whatever he is doing was wrong. Curry was like a baby. He had to be trained to be good, and if not, did not tell him when he was naughty. He was up to more mischief than ever. ऑथर कह रहा है कि करी बिल्कुल एक बच्चे की तरह था और उसको ये बताना बहुत ज़रूरी था कि आप कब गलत कर रहे हो, आप कब सही कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं बताओगे तो वो और ज़्यादा शैतान हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. किसी ने उसको एक दिन बनानास खाने को दिए और वी ऑल नो दैट एलिफेंट्स लव बनानास। और फिर उसको जो पके हुए बनानास थे बहुत अच्छे लगने लगे। We used to keep large plates of fruits on a table near a window in the dining room. One day all the bananas on the table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. ऑथर के घर में बड़े से डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे फ्रूट्स रखे जाते थे एक प्लेट में, और एक दिन क्या हुआ, अचानक से उनके प्लेट से सारे बनानास जो थे वो गायब हो गए। और उनकी फैमिली ने किस पे शक किया, सर्वेंट्स पे शक किया। उनको लगा कि सर्वेंट्स ने जो है सारे बनानास जो हैं वो खा लिए हैं। A few days later the fruit disappeared again. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. और फिर क्या हुआ, अगले कुछ दिनों में
फिर से वहाँ से सारे फ्रूट्स गायब हो गए और इस बार जो था वो ब्लेम किस पे आया, ऑथर पे आया, और ऑथर ये बात जानता था कि उसने ऐसा काम नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स। और ये बात सुन के ऑथर को बहुत गुस्सा आया, उसको अपने पेरेंट्स से और सर्वेंट्स से, जिन लोगों ने बोला कि इसने बनानास खाए हैं, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। और मुझे बिल्कुल श्योर था कि ये जो सर्वेंट्स हैं, इन लोगों ने ये फ्रूट्स ले लिए हैं। द नेक्स्ट टाइम द fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on the twigs. फिर क्या हुआ, एक दिन और उनके घर से फ्रूट्स गायब हो गए, और अब की बार जब फ्रूट्स गायब हुए तो ऑथर ने देखा कि एक बनाना जो था बिल्कुल स्मैश किया हुआ करी के पवेलियन में मिला उसे। फिर उसे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा, क्योंकि करी के पास कभी भी बनानाज नहीं होते थे, करी तो हमेशा ट्विक्स खाता था। इन दिस वे ही वॉज वेरी मच शॉक। थैंक यू। In the next part we will see the next remaining part of the chapter. Thank you. Have a nice day.